नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के बज चुके हैं 9 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का ये आज का एडिशन यानी मंडे एडिशन। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल भले ही कानून बन गया हो, लेकिन उस पर पॉलिटिक्स सियासत अभी भी जारी है। कांग्रेस पार्टी और जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बहुत कुछ हुआ है और आज इसी मुद्दे पर CNBC आवाज पर टक्कर का मंडे एडिशन। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा की है, जहां नए वक्फ कानून के विरोध में मर्यादा तार तार कर दी गई। सियासी बौखलाहट इतनी है कि महामहिम राष्ट्रपति को लेकर भी विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये रबर स्टैंप है। इतना जल्दी संस्तुति यहाँ कितने दिनों तक लटके रहते हैं मामले। ये संविधान की पुस्तक जेब में रखते हैं, दर्शाता है कि कानून और संविधान को जेब में रखना चाहते हैं, अर्थात इन्हें संविधान अपनी मर्जी के हिसाब से चाहिए। विपक्ष की हर पार्टी में खुद को नए वक्फ कानून का सबसे बड़ा विरोधी दिखाने की होड़ सी लग गई है। अगर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। आमीन। देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। इस बीच नए वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और दूसरे मुस्लिम संगठन भी मैदान में कूद पड़े हैं। मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। वक्फ के मसाइल को नहीं जानते वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वक्फ कानून की आड़ में मोदी विरोध का एजेंडा शुरू हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, वक्फ के नाम पर। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं वक्फ के नाम पर नीति और नियत समझाने वाला विश्लेषण। विपक्षी पार्टियां वक्फ कानून के सुधार को मुस्लिम विरोधी बताने के एजेंडे में जुटी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नए वक्फ कानून की आड़ में देश भर में आंदोलन का ऐलान कर चुका है। कथित सेकुलर सूरमा सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून के खिलाफ याचिका लगाने की होड़ में जुटे हैं। सबको है कि हम अपनी अपनी याचिका को लगा दें। आइए मैं बताऊं। और अब आम गरीब मुसलमान जश्न मनाकर मोदी सरकार के फैसले का एहतराम समर्थन कर रहा है। तो तस्वीरें हमने देखी हैं। मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बोर्ड के कामकाज पर उठाया है सवाल, मोदी सरकार के फैसले का स्वागत करा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वक्फ के नाम पर हर तरफ से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है, आइए परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। और मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता जनता दल यूनाइटेड के, और साथ ही साथ फराज किदवई जुड़ेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं आलोक शर्मा जी आपसे। आलोक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी आलोक शर्मा, मेरा प्रश्न यह है कि कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए, इसमें इमरान मसूद भी हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं और साथ ही साथ उदित राज भी हैं। कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम संविधान के दायरे में सब चीजों को करना चाहते हैं, हम मोहब्बत की दुकान के पैरोकार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी संवैधानिक दायरे से बना हुआ कानून उसको मानने से इनकार करती है। और मैं कई इसमें आपके रीजनल मिनिस्टर्स भी हैं, उनका नाम नहीं गिना रहा है। आलोक शर्मा, देखिए, मुझे लगता है कि संसद अगर किसी भी कानून को बनाती है तो उसके अगर किसी प्रावधान के ऊपर किसी को शंका है या प्रश्न चिन्ह है
तो वो उसके ऊपर सवाल उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई कानून बना तो उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता है। 3 काले कृषि कानून आए, पूरे देश में तहलका मचा कि भाई काले कानून आ गए हैं तीनों, और उसके बाद उनको सरकार ने ही वापस ले लिया। तो क्या हम सरकार को अब क्या कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दें या सरकार को गलत कहना शुरू कर दें? मैं नहीं समझता हूँ। विरोध करना भी लोकतंत्र में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सारी चीजों को एक्सेप्ट करना। बहुत से संसद के द्वारा चीजें पास होती हैं, उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज कहता है, उसको संसद बदल देती है। तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोग चले गए हैं। जयराम रमेश जी ने भी कहा कि सही समय पर हम भी जाएंगे उसमें। तो मुझे नहीं लगता उसके अंदर कहीं कोई बहुत सोचने वाली या वैसी बात है। सुप्रीम कोर्ट वो एक नैतिक अधिकार है, कोई भी जा सकता है। लेकिन मेरा 10 सेकंड का जवाब अगर आप दे दें, क्योंकि उदित राज ने राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा, पॉइंट नंबर 1, और इमरान मसूद ने कहा है कि एक बहुत बड़ी आबादी का गला घोट देंगे, यह अच्छी बात नहीं है। इसमें गला घोटना जैसा क्या? बिल्कुल उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई बात। देखिए, गला घोटना एक मुहावरा है और उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर बहुत लोगों ने उसके विपक्ष में भी वोट डाला है, विरोध में भी वोट डाला है, और उन्होंने सबकी सोच यही है कि ये कानून जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक खेमे के खिलाफ है। जी, एक खेमे के खिलाफ है। ओके, गला वैसे वास्तव में नहीं घोटा जाता, एक मुहावरा है। जी। शहजाद पूनावाला, विरोध करना एक मौलिक अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार है, लोकतंत्र के अंदर जायज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं स्पेसिफिकली अगर कोट करूं तो संगीत सोम जो हैं, उन्होंने अभी औरंगजेब को लेकर क्या बयान दिया मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे बिल को एक तबके का विरोधी बताने में, आपके पूरी बीजेपी नहीं, कुछ नेता बताने में जुटे हुए हैं कि अब देखिए क्या होता है, कि धमकीबाजी क्यों? धन्यवाद। वैसे तो आलोक शर्मा जी मुझसे ज़्यादा बेहतर हिंदी जानते हैं, पर अगर गला घोटना इनके हिसाब से मुहावरा है तो इसी उदित राज ने ट्वीट करके कहा था राम मंदिर पर बुलडोज़र चला दो। इसी उदित राज ने रामनाथ कोविंद जी को कहा था कि ये डेफ एंड डम प्रेसिडेंट है। इसी उदित राज ने जिस प्रकार की टिप्पणियां सनातन और हिंदू धर्म पे की है, इसी उदित राज और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपत्नी कहा है हमारी राष्ट्रपति को, और इसी कांग्रेस पार्टी के एक और प्रवक्ता है अजय कुमार झारखंड से, जिन्होंने कहा ईवल मानसिकता की है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये दिखाता है कि आदिवासी समाज, और बोरिंग भी है स्पीच उनकी, वो पुअर लेडी है, ये सोनिया गांधी राहुल गांधी ने कहा है। तो आदिवासी समाज के प्रति किस प्रकार का वैमनस्य है, आज ये स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात देखिए, वक्फ बहाना है, जैसे सीए के नाम पे आग लगानी थी वैसे आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। इन्होंने कहा प्रावधान के ऊपर अगर किसी को समस्या हो तो कोर्ट जा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं अमीश जी, हमारा कानून जो है वक्फ का, वो नोटिफाई हुआ 6 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट के बाद। उससे पहले ही 4 तारीख और 5 तारीख को कांग्रेस के नेता मोहम्मद जावेद हो, चाहे वो जमात उलेमा हो हिंद हो, चाहे वो AIMPLB हो, चाहे वो MIM हो, ये सभी लोग कोर्ट चले गए। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि कानून नोटिफाई हुआ नहीं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी लगा रहे हैं कि इस कानून को रोक दो। दूसरी बात, ये वही मंडली है ना जो कहती थी CA आएगा नागरिकता छिन जाएगी, कौन से प्रावधान से छिनी, और आज कह रहे हैं कि मस्जिदें छिन जाएगी। ये इमरान, जो शायर इमरान है हमारे, शायरी करते हैं, उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान और खानखाएं छिन जाएगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कहां पे कौन सा प्रावधान लिखा गया? ये तो स्पष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जवाब अजय, एक सेकंड, 10 सेकंड, आलोक शर्मा का पॉइंट नहीं, आपने भी बात तो रखा ना, 1.5-2 मिनट रखा तसल्ली से। आलोक शर्मा भड़काने की कोशिश है एक तबके को, गला घोटने से ताल्लुक है कि एक तरह से भड़काया जाए। क्या आपको लगता है भड़काऊ तंत्र की तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? ये गंभीर आरोप है कुछ। देखिए, बीजेपी का काम आरोप लगाना है, बीजेपी का काम डिवाइड एंड रूल करना है, हिंदू मुसलमान में देश को बांटना है। इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं। CA और NRC की बात कर रहे हैं, इसका विरोध तो तमाम बीजेपी के लोगों ने भी किया है। क्या हेमंत बिश्व शर्मा ने NRC का विरोध नहीं किया? क्या सही बात है कि गलत है? क्या बंगाल के 2 लीडर्स ने इसका विरोध नहीं किया जो भाजपा से भी संबंधित थे? मैं समझता हूं कि किसी भी कानून के ऊपर अपनी सकारात्मक और नकारात्मक किसी की भी प्रक्रिया हो सकती है। इन्होंने कहा कि पहली बार हुआ कि नोटिफाई नहीं हुआ था, उससे पहले ही हो गया कि कोई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। भाई सुप्रीम कोर्ट देखेगा, नोटिफिकेशन से पहले अगर वो आए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। लेकिन नोटिफाई होने से पहले उत्तर प्रदेश में
जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उनका सर्वे शुरू करवा दिया गया, उनको उनको चिन्हित करना शुरू कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। क्या ये सच नहीं है? ये ज्यादा बड़ा पाप है। लेकिन आलोक शर्मा, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये आप बार बार कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सही बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कुछ देखेगी या कांग्रेस पार्टी उसे नहीं देखेगी? बोला जा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मजारें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। ये बात में तो दम ही नहीं है ना, ये तो कानून में भी नहीं है। उस कानून, जो कानून देश की सदन में पास हुआ है, जिस कानून की कॉपी आपके नेताओं के पास है, उसमें तो कहीं ये बात नहीं है, तो वो क्यों कह रहे हैं? उसी को भड़काऊ तंत्र कहा जा रहा है। 30 सेकंड में इसका जवाब आ जाए आलोक शर्मा। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज का जो यूज वाला फॉर्मूला है, यूज वाला जो क्लॉज है, उसको जो बदला गया है, प्रॉपर्टीज बाय यूज जो रहेगी, उसमें मस्जिद कहाँ है? डिस्प्यूट्स क्रिएट किए जाएंगे। उसमें मस्जिद कहाँ है? अरे भाई, मजारे कहाँ है? अरे सुनिए ना भाई जी, सुनिए ना बात। उसमें मस्जिद मजार नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी वक्फ की मस्जिद और मजार भी है, और वो भी आएंगी, उनको भी डिस्प्यूटेड किया जाएगा और बहुत जगह किया जाएगा। हम भी यही हैं अमीश जी, और आप भी यही हैं। आप कह रहे हैं कि उनको डिस्प्यूटेड किया जाएगा, ये आपकी ये आप कह रहे हैं, लेकिन कानून में ये बात कहीं नहीं है, अभी तक हमने नहीं देखी है। ओके, शहजाद पूनावाला, एक एप्रीहेंशन है, एक एप्रीहेंशन है, ऐसा हो सकता है जी? एप्रीहेंशन नहीं है आलोक जी, अगर मुझे अनुमति दे। नहीं है आलोक जी, वो कह रहे हैं ऐसा एप्रीहेंशन नहीं है, ऐसा है। एप्रीहेंशन नहीं है आलोक जी। देखिए, हमारी चर्चा अच्छी हो रही है, आलोक जी को ठहरना भी पड़ेगा अपने समय के लिए। स्वाभाविक है कि रेवेन्यू का, एक मिनट रुकिए ना यार, मैं अपनी बात तो अमीश जी, देखिए जैसे आपने मुझे रोका, मैंने अनुशासन में पालन किया, अब उनको भी रोकिए जरा। डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। आलोक चुप हो जाता हूं अमीश जी। आलोक शहजाद अपनी बात को रख ले 50 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। ठीक है। हाँ, देखिए, अब उन्होंने कहा वक्फ बाय यूजर। आप अपने सभी दर्शकों से कहिए, 1995 के कानून से पहले वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट किसी वक्फ के कानून में नहीं था। तो क्या पुरानी कांग्रेस की सरकारों ने जो है वो मस्जिदें हड़पने के लिए प्लान बनाया था क्या? 1954 के कानून में नहीं था, उसके बाद के संशोधनों में नहीं था। 1995 में पहली बार वक्फ बाय यूज़र इंट्रोड्यूस हुआ, और आज भी कहा गया है कि रेट्रोस्पेक्टिव से अप्लाई नहीं होगा। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम की इन्होंने बात की। मैं पूछना चाहता हूँ कि KCBC, केरला कैथलिक चर्च, या CBCI, कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा मुनम्बम में, एर्नाकुलम में, वायनाड में हमारी जमीन हड़पी है, ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी है क्या? आगा खानी समाज से मैं आता हूँ, आगा खानी समाज ने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीनें हड़पी है। दरगाह के सजादा नशीन ने बात रखी है। तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे? सच्चर कमेटी रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम थी क्या? रहमान खान रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम थी क्या? और आखिरी 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड और। देखिए, आज आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में मिटाई, अमीश जी, जम्मू कश्मीर की असेंबली में पिटाई होती है, कोई अगर समर्थन करता है। जाहिद सैफी नाम के संभल में एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटा जाता है क्योंकि वो वक्फ कानून का संशोधन का समर्थन करते हैं। इनके नेता हाफिज लोन, कांग्रेस के अभी हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को। मैं पूछना चाहता हूँ, ये संवैधानिक तरीका है? जी, बिल्कुल। ओके, वारिस पठान भी वेट कर रहे हैं, आलोक शर्मा 20 सेकेंड, देन वारिस पठान ऑन स्क्रीन। ओके, आलोक शर्मा, आप शाहीन बाग बनाना चाहते हैं पूरे देश को, आपके नेता ने यह बात कही है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। ठीक है, मैं समझता हूं कि चाहे वो 1995 का मैटर रहा हो, चाहे वो 2013 का मैटर रहा हो, जो भी कानून के अंदर संशोधन किए गए वक्फ बोर्ड के अंदर, उसमें बीजेपी ने सहमति दी, और तब तो शहजाद भाई भी शायद हमारे साथ ही थे। दुर्भाग्य यह है कि जो व्यक्ति जिसका नाम लेकर आज पूरे मीडिया के साथ ही सवाल उठा रहे हैं, उदित राज, वो तो 5 साल बीजेपी से सांसद रहे। अगर वो इतने बुरे थे तो बीजेपी में क्यों थे और बीजेपी से सांसद क्यों थे? मैं समझता हूं कि उन्होंने बीजेपी में रहते हुए और उससे भी पहले बहुत अपशब्द तमाम चीजों पर कहे, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी से सांसद बने। कौन किसके साथ था और कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर, लेकिन अभी तो आपके साथ है, वो बीजेपी में रहते तो बीजेपी से सवाल पूछते, अभी तो आपकी पार्टी के साथ है ना सर। इमरान मसूद भी आप ही के पार्टी के साथ है, इमरान प्रतापगढ़ी भी आप ही के हैं, लोन भी आप ही के हैं। जब बीजेपी में थे तब क्या उन्होंने कम बोला था क्या हिंदुओं के खिलाफ? नहीं बोला था क्या? तो फिर आपने ले लिया उनको, नाम ही रामराज से उदित राज कर लिया था, ये किसी को पता है कि नहीं पता है?
अरे भाई मैं पता नहीं, वो तो बहुत कुछ करते हैं। संस्था चलाते थे, पहले तो बीजेपी ने लिया। जी वारिस पठान वेट कर रहे हैं। वारिस ओके, उद्धव ठाकरे का वक्फ के कानून पे एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे का बयान है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। और बड़ा हमला किया था शिवसेना, जो आप ओरिजिनल शिवसेना है, शिंदे वाली शिवसेना, उसने बड़ा हमला किया था कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा गेम करा है। लगता है उसका इंपैक्ट है ये। वारिस पठान, शाहीन बाग बना देंगे पूरे देश को, यह धमकी है। अमीश भाई सबसे पहले तो आपको सौगात मोदी मुबारक हो। आज एक सौगात मिली है वापिस। 50 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ गया, 2 रुपया पेट्रोल पे, 2 रुपया डीजल पे, एक्साइज बढ़ गई। शेयर बाजार घुलते ही 1 घंटे के अंदर 19 लाख करोड़ का फटका पड़ गया देश को, मुबारक। अब बात नंबर 2 अपन आते हैं वक्फ के ऊपर बात करते हैं। तो वक्फ का जो कानून पास किया है, वक्फ एक्ट बनाया है, ये सरासर असंवैधानिक है और इस कानून के खिलाफ हमारी पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। ये कोई सांसद की गरिमा इससे कम नहीं होती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी संसद में ही पास हुआ था, चर्चा के बाद पास हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है, वहां पे भी हियरिंग चालू है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह का असंवैधानिक है। फार्मर बिल का आपने देखा था क्या हुआ था, वो भी तो खत्म हो गया। हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा और ये जो नया कानून आया वक्फ का, इसको रिपील जरूर होगा। अब बात नंबर, ये जो चिल्ला पुकार कर रहे हैं ना कि ऐसा नहीं, फार्मर बिल के टाइम में मोदी ने बहुत कुछ कहा था, कह रहे फार्मर सब इसके अंदर करोड़पति बन जाएंगे। जब उन्होंने कहा नहीं भाई हमको नहीं बनना है करोड़पति, हमको यहीं रहने दो। लेकिन वारिस पठान, विपक्ष में भी होड़ चल रही है, वक्फ के खिलाफ कौन कितना जोर से बोलता है, वक्फ के पक्ष में कौन कितना जोर से बोलता है। इंशाअल्लाह ताला ताक़याम हम तो रहेंगे जब तक ये वक्फ का कानून रिपील नहीं हो जाता। तो कांग्रेस भी है, बोल रही है, वो तो जुबान देता है, कोई लड़े नहीं लड़े, वारिस पठान लड़ेगा आखिरी दम तक। अब उद्धव ठाकरे का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, उन्होंने क्यों वहां पे तो समर्थन दिया। कांग्रेस तो लड़ी रही है वक्फ के खिलाफ, वक्फ के साथ कांग्रेस और सपा तो लड़ी रही है, हम भी लड़ रहे हैं। अरे भाई हम तो सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं, हम तो कौम के लिए लड़ना है, तो हमारे मजलूमों की, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार है। हमारी मस्जिद है, दरगाह है। देखिए योगी ने तो शुरू कर दिया, सारे डीएम को सुबह में 6 बजे बुला के आदेश दे दिया कि सब जितनी इंक्वायरी करना शुरू कर दो। अभी शहजाद भाई यहाँ बैठे हुए बताए अपने आप को, अभी मैं आगा खानी खोजा हूँ। शहजाद भाई, आगा खानी खोजा का एक ऑर्फनेज था मुंबई के अंदर, वहां पर एक उद्योगपति जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति है, उन्होंने वो जमीन को हड़प करके वहां पे अपना बड़ा सा इमारत बना दिया। जाइए लड़के निकाले के करिए, आप हमारे साथ आइए, मिलके लड़ेंगे, इमारत खाली करेंगे, उनको बचाने के लिए। शहजाद पूनावाला रिप्लाई, ओके यू मेड योर पॉइंट। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले अमीश जी मैं अपनी बात रख लूं, मैंने पूरी बात सुनी उनकी। आगा खानी समाज को कम से कम इनके जो अलग अलग नेता इस्लाम से ही खारिज कर देते हैं, वारिस भाई ने खारिज नहीं किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आगा खानियों की जो जमीन थी वो वक्फ बोर्ड के उस समय के सदर जो आप भी आगा खानी है, क्लैरिफिकेशन के लिए मैं पूछ रहा हूं, आप भी आगा खानी है? मैं आगा खानी हूँ, बहुत प्राउड आगा खानी हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ, शायद वारिस पठान तो मुझे मानते भी नहीं होंगे मुस्लिम अंदर अंदर से, ये बाहर से तो बोल देते हैं, वरना शिया बोर्ड अलग सुन्नी बोर्ड अलग क्यों था, एक ही बोर्ड रहने देते। वारिस ये खुद आगा खानी है, वारिस 10 सेकंड खुद आगा खानी है। सर अरे पूरी बात तो एक सेकंड, आगा खानी पे कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड शहजाद, आप भी क्या बता रहा हूँ, आगा खानी पे कुछ कहना चाह रहे हैं वारिस, 10 सेकंड। वारिस पठान आगा खानी है खुद भी, पसमंदा भी और आगा खानी भी। भाई ये जब शहजाद पूनावाला जब स्टूडियो में आते हैं ना, तो ये आगा खानी खोजा बन जाएंगे, पासमानदा मुसलमान बन जाएंगे। जहां बीजेपी के हेडक्वार्टर में गए ये सनातनी हिंदू बन जाते। इनकी बात पे अब मत जाओ, अगर वाकई ऑर्फनेज का, चलो मेरे साथ आओ, लड़ेंगे केस। शहजाद पूनावाला जवाब, शहजाद पूनावाला जवाब, ओके शहजाद पूनावाला जवाब। तो बीजेपी की तरफ से उस पैरवी करते हैं। देखिए ऐसा है अमीश, देखिए ऐसा है अमीश जी, ऐसा है, प्लीज थोड़ा आवाज कम करा। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है शहजाद भाई। अमीश जी ऐसा है, मेरी ओरिजिनल सरनेम जो मेरे पिता की सरनेम थी वो जमादार है। जमादार का क्या अर्थ है, कुछ भी कोई भी लोग गूगल करके पता कर सकते हैं, परंतु मुझे तो बड़ा गर्व है कि हाँ मैं सनातनी भी हूँ, मैं हिंदू कल्चर से भी हूँ, मैं आगा खानी भी हूँ, मैं पसमानदा भी हूँ, मैं कम से कम रजाकार नहीं हूँ, मैं देश का वफादार हूँ। तो मैं वफादार, आप रजाकार। दूसरी बात, अब पूरे पॉइंट को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए अभी इन्होंने क्या कहा, अमीश जी ये तरीका ठीक नहीं है, मैंने सारी बात सुनी। शहजाद बोलिए आप। अमीश जी मैंने पूरी बात सुनी। वारिस आपको सुना गया पूरी तरह से, मैंने आपको 10 सेकंड का रिबटल दिया था, अलाउ किया था। शहजाद
देखिए, उन्होंने कहा कि कोई भी संसद में कानून पारित होता है उसका विरोध करने का अधिकार होता है। बिल्कुल अधिकार होता है मान्यवर, परंतु आपके इमरान सोलंकी जो है वो कहते हैं कि ईडन गार्डन तो हमारी जमीन है और अब वक्फ में संशोधन किया तो सिविल इंसर्जेंसी हो जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगा। सिविल वॉर की धमकी देना ये आंबेडकर जी के संविधान में परमिशन है क्या? दूसरी बात, अभी आलोक शर्मा ने, प्लीज, आलोक शर्मा ने क्या कहा? उदित राज आपके साथ भी थे। अरे भाई, अगर हमारे साथ थे और हिंदुओं को गाली दे रहे थे तो आपने लिया क्यों? हमारे समय पर एक भी बयान नहीं दिया, पर अब जब से आपकी संगत में आए हैं तब से हिंदू टेरर, जो दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 पाकिस्तानियों ने नहीं भारत के हिंदुओं ने किया था, ये कहने वाली संगतों में आए हैं तो वो हर रोज ऐसा बयान देते। और राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति अधीर रंजन ने कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था बोरिंग लेडी पुअर लेडी। तो मुझे बता दीजिए आलोक शर्मा जी, आपका क्या स्टैंड है सोनिया गांधी के बयान पर जो राष्ट्रपति पर कहा? आप तो संविधान को मानते हो, ऐसा बता रहे हो आप ऊपर से। अभी संविधान के अंदर कहां लिखा है कि आप ही की पार्टी का, आपकी सहयोग पार्टी के दल का इंसान बोलता है, संजय निरुपम, कि अगर तुमने शाहीन बाग बनाया तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। अरे जलियांवाला बाग बनाएंगे? अरे लड़े थे जब हम जनरल डायर बनाएंगे यहाँ पे देश के अंदर। अभी आप इस तरह एक सेकंड संजय निरुपम ने ऐसा बयान दिया है, ये बड़ा स्टेटमेंट है शहजाद पूनावाला। बना देंगे। मैं देता हूं इसका जवाब, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। जवाब दो अमीश जी, मैं इसका जवाब, मैंने ये स्टेटमेंट चीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरा स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैंने भी जाकर पहली बार जब मीडिया में स्टेटमेंट सुना था तो मुझे भी लगा संजय भाई ने बोला क्या है, तो मैंने खुद जाकर स्टेटमेंट सुना। अमीश जी, उन्होंने तो कहा कि ये लोग अगर अवैध रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल शाहीन बाग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, तो जैसे जलियांवाला बाग में हमारे लोगों ने जान न्यौछावर की, वो कह रहे हम जान न्यौछावर कर देंगे पर आपको संविधान के खिलाफ नहीं जाने देंगे। तो ये तो ब्रिटिश जनरल डायर ये है, जनरल डायर तो वारिस पठान है, जनरल डायर वारिस पठान है। हम तो जलियांवाला बाग के माटी की तरह संविधान की रक्षा करेंगे। आप जनरल डायर मारो गोली, वारिस पठान खड़ा है। सुनिए भाई, सुनिए, मारो गोली वारिस पठान खड़ा है खड़ा करके तुम्हारे सामने। जलियांवाला बाग बनाएंगे, उसके बाद क्या हुआ था मालूम है ना? अरे तब भगाया था गोरों को, अब भगाएंगे तुम जैसे चोर लुटेरों को। संजय, अमीश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या? बोलिए, आप दोनों ही बोल रहे हैं। ओके, बोलिए शहजाद, बोलिए। मैं बोलूंगा, पढ़ने को तैयार है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो मेरे वारिस आपने अपनी बात को। आप जनरल डायर बनो, भगत सिंह के माफी आगे आ जाएंगे। अमीश जी, वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब अमीश जी, लास्ट और फाइनल सवाल है। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, यहां पर आलोक शर्मा जी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी। आलोक शर्मा जी, मुझे बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? मान लो अमीश ने कोई दावा किसी पर ठोका, तो अमीश को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि उसका दावा ठीक है कि नहीं, और अमीश के दावे के खिलाफ अगर वो केवल ट्राइब्यूनल में जा सके, कोर्ट में ना जा सके, और ट्राइब्यूनल से अपील भी आप कोर्ट में ना फाइल कर सको, तो ये तो अंबेडकर जी के संविधान का विरोध हुआ ना। हमने तो संविधान के साथ इसको, संविधान की सुरक्षा की। आलोक शर्मा, दिग्विजय सिंह, इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, उदित राज, एक नेता नहीं है ना, कई नेता हैं आपके। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो संविधान का विरोध किसने किया, किसने नहीं किया। 2013 में जब यही कानून पास हुआ तो बीजेपी ने बड़ी सर्वसम्मति से बिना वोटिंग के इस कानून को पास किया था हमारे साथ मिलकर। तो क्या उस समय पर इस संविधान का, बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहे थे? मैं समझता हूं कि नहीं कर रहे थे, उस समय पर भी साथ थे, और आज भी अगर बदलाव की आवश्यकता है तो संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं। अब बात आती है किसने क्या कहा। अरे भाई, हेट स्पीच तो पिछले 10 साल से पूरा देश ही सुन रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र, ज्यादा बच्चे वाले, और वो घुसपैठी, और क्या क्या कहा। आज का विषय नहीं है अमीश जी। 5-6 न्यूज हैं अगले पिछले 2-3 दिन की। महंगाई की न्यूज अभी वारिस पठान जी ने बताई। 19 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में 4 घंटे में डूबा, ये भी पूरा देश देख रहा है। 26% टैक्स अमेरिका ने लगाया, 2 दिन पहले की खबर है। पासपोर्ट की हमारे की रैंकिंग गिर के 148 पे पहुंच गई, ये दूसरी खबर है। 68% लोग, कल सीएमआई का आंकड़ा आया था कि 1 लाख तक का कर्ज चुकाने के लायक नहीं बचे हैं। और 3 बैंकों ने कल एफडी पे अपनी पे 0.40% ब्याज घटा दिया है। ये बड़ी बड़ी खबरें हैं। उदित राज ने ऐसा कह दिया और सिविल वॉर हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं होगा भाई। अगर कहीं पर कोई दुर्भाग्य है तो इस देश की इकोनॉमी बैठती चली जा रही है। बिल्कुल, आप अर्थव्यवस्था पे सवाल पूछिए। मैं एक और खबर बताता हूँ, एलपीजी का सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है, उस पर आप बोलिए। लेकिन जब आपके नेता बोलेंगे कि देश में काला कानून है, ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है,
मतलब संविधान के दायरे में अगर कोई कानून आया है तो वो संविधान पे हमला कैसे हो जाता है? आलोक शर्मा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गला घोट देंगे, एक बहुत बड़ी आबादी का गला घोट देंगे। ये बड़ी आबादी को यानी इस देश के मुसलमानों को डराने का प्रयास है। पॉइंट ये है, आप हर विषय उठाइए, लेकिन इस देश के मुसलमान को डराकर अपनी पॉलिटिकल दुकान क्यों चलाना चाहते हैं? आलोक जी, देखिए, ये तो मुसलमान भाई बता सकते हैं कि कौन किससे डरा हुआ है, किसने डराया हुआ है। आज पूरे देश के अंदर हर त्योहार पे हिंदू मुसलमान है। कभी औरंगजेब की आत्मा नोएडा के चैनलों में 20 दिन तक घूमती रहती है। तो अब ये इतने बड़े आप बड़े कह रहे टॉपिक हैं हैं। ये औरंगजेब की आत्मा को निकाला किसने? आप ही के सहयोगी दल ने, प्लीज, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने। नहीं तो औरंगजेब की तो कोई बात ही नहीं थी। राणा सांगा को गाली किसने दी? आपकी सहयोगी पार्टी ने। अरे भाई अमीश जी, मुझे केवल ये बताइए कि अगर अबू आजमी ने कुछ कह दिया तो हिंदुस्तान के मीडिया में बिल्कुल अपनी सोच पर पत्थर रख लिया है कि कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है आज के लिए, किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। अभी 5 बजे से लेकर अभी तक के 8 बजे तक के हिंदुस्तान के सारे टीवी चैनल उठा लो, खास तौर पे नोएडा वाले, अगर एक भी इकोनॉमी पे कर रहा हो तो। नहीं, सब इकोनॉमी पे कर रहे हैं, पूरी खबर चल रही है। अब आप देखना नहीं चाह रहे, अब भरी दोपहरी में आप आंखें बंद करना चाह रहे तो कोई क्या करे? अब देखिए, मैं जवाब देता हूं। देखिए, ओके, एक सेकंड, जेडीयू के प्रवक्ता, जेडीयू के नेता को आने दीजिए, सत्यप्रकाश मिश्रा। ओके, सत्यप्रकाश जी जवाब। अमीर जी जवाब देने का एक सेकंड शहजाद, मैं आपके पास आऊंगा। सत्यप्रकाश जी एंड फराज किदवई। सत्यप्रकाश, आलोक शर्मा की बात का जवाब। देवगन जी, देखिए, आलोक शर्मा जी कन्नी काट रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह घूंघट से कांग्रेस को बचाया जा सके। जो अपराध, पाप, तमाम तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। ये कैसी आपकी मोहब्बत की दुकान है जिसमें भरा हुआ नफरत का बस सामान है? अगर राष्ट्रपति पद की गरिमा की, जो आदिवासी राष्ट्रपति, उनके पद की गरिमा की अवमानना किसी व्यक्ति ने की, तो मुझे उम्मीद था शायद आलोक शर्मा जी उसके आलोचना में बहुत स्पष्ट मत देंगे। अगर इमरान मसूद, जिनका चरित्र ही कभी बोटी करना, कभी दम घुटा देना, कभी गला घोट, इस तरह के चरित्र भरे पड़े हैं कांग्रेस पार्टी में। दिक्कत यह क्या है, कांग्रेस पार्टी और तमाम उसके घटक दल, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, राजद हो, सपा हो, उनको वक्फ बिल पास होने के बाद एक मैसेज गया है कि जो हाशिए पे पड़ा हुआ मुस्लिम समाज भी है, अब वो अपने जमीन का हिसाब मांगेगा, किताब मांगेगा। क्यों? एक डेटा कहता है कि 25% वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेस तो मुस्लिम कम्युनिटी ही लड़ रही है कि मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली, मेरी जमीन ले ली। उनको अब हिसाब देना पड़ेगा। जिसको सदियों से सताया, जिसको सदियों से अधिकारों से वंचित रखा, ये वक्फ बिल उन मुसलमानों को वास्तव रूप में अधिकार तो फिर देगा। ये गला घोटना क्यों लग रहा है, दम घोटना क्यों लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को? नहीं, गला घोटना ऐसा महसूस हो सकता है इमरान मसूद साहब जैसे लोगों को लग रहा हो, क्योंकि जिन लोगों ने जमीन पचा के रखा है, ठीक है, उनका चेहरा आलोक शर्मा और ये जो झूठ पर झूठ फैला रहे हैं कि वक्फ यूजर में, जैसे आलोक शर्मा जी ने भी कहा, वास्तविकता ये है कि इस बिल में एक लाइन में लिखा है, वो जदयू का प्रस्ताव भी था, कि जो जहां पर मस्जिद जो भी है, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजार, जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान कहीं है बने, उसको एक खरोंच तक नहीं आएगा। वो क्लियर कट है, वो आई थिंक गृह मंत्री ने भी उसके बारे में बोला है। ओके, आलोक शर्मा, आपकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान है, जेडीयू से इस दिस बात मोहब्बत की, काम नफरत वाली। चलिए, जेडीयू के कुछ दिन और हैं। जेडीयू की समाप्ति अब बहुत जल्द होने वाली है। बीजेपी ने जिसके पार्टियों के साथ सहयोग करके अपने आगे बढ़े, जेडीयू अब और 2-4-6 महीने की है। उसके बाद न नीतीश जी दिखाई देंगे और न जेडीयू की सरकार दिखाई देगी। अब बात आती है कि आदिवासी राष्ट्रपति, जो भी प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर राष्ट्रपति को आदिवासी बताते हैं, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। और कोई नहीं बताता। बीजेपी और इनके सहयोगी दलों के लोग वो घूंघट के अंदर छिप के ये बातें बोलते हैं। राष्ट्रपति को आदिवासी बताना, दलित बताना, ये राष्ट्रपति पद का भी अपमान है और राष्ट्रपति महोदया का भी अपमान है अपने आप में। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम आएंगे और अब तो हम सजा दिला देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब जमीनें वापस मिल जाएंगी और ये होगा, पता नहीं कौन कौन सी बातें। उसमें एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट का 2013 के कानून में
एक प्रावधान था, उसको हटा दिया आपने। और 11 साल में केंद्र सरकार ने कितना रिव्यू किया, जरा बता दीजिए कितना रिव्यू किया वक्फ बोर्ड की जमीनों का। ओके जेडीयू के नेता ओके सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड। सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड। मैं आलोक शर्मा जी के उस बात पर ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने किसी आदिवासी समाज की महिला का सम्मान किया तो आप ये भी अरे वो तो कह रहे हैं जेडीयू के ही 5-6 महीने बचे। राहुल गांधी जी बिहार में गए थे ना, दलित बहुत कार्ड बोल के आए हैं कि दलितों के साथ ये हुआ। बाबू जगजीवन राम को भुलाने वाली पार्टी आप ही की है ना, कि बाबू जगजीवन राम दलित समाज के महान नेता थे, भारत रत्न नहीं दिया, राजीव गांधी जी को परोस दिया भारत जगजीवन राम जी तो को कांग्रेस ये बनाने वाली पार्टी भाजपा नहीं थी। पॉइंट जो वक्फ बिल पर आखिरी बिंदु है कि उन्होंने कहा जेडीयू समाप्त हो जाएगी। ये ख्वाब आप वहां देख रहे हैं जहां दिल्ली में आप शून्य हैं, बिहार में 3 सीट पे पहुंचा दिया था, बड़े चालाकी से तेजस्वी यादव जी का पैर पकड़ के 17 सीट पर आए हैं। देश में कहीं सरकार बची नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी हमारी भविष्यवाणी की चिंता छोड़ दीजिए। जेडीयू दोबारा 2025 में 2010 के आंकड़े को पार करेगी। उस समय आपकी 3 सीटें कर दी थी आलोक शर्मा जी, आप राजनीति में नहीं थे उस समय, मुझे याद है ये बात। चलिए आप इनसे शहजाद जी से कहलवाइए कि जब सरकार बनेगी तो नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही आलोक शर्मा जी का जो पूरा गैंग है, राहुल गांधी जी का, ओवैसी जी का, समाजवादी पार्टी का। ओके बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोगों ने राम गोपाल यादव पर बड़ी विवादित टिप्पणी कर दी है बीजेपी के बड़े नेता संगीत सोम ने। संगीत सोम के बेहद विवादित बोल हैं, सपाइयों को सड़कों पे पीटा जाएगा, समाजवादी पार्टी के अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। बीजेपी नेता संगीत सोम का यह विवादित बयान है। क्या बोला एग्जैक्टली संगीत सोम ने, सुनिए जरा। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे राम गोपाल यादव? वो करके देखें, ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखें, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। तो लगातार विपक्ष जो है सपा पार्टी के अधिकारी है या सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। फराज किदवई आपका रिएक्शन इसके ऊपर। फराज किदवई। अमीश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुंडों की पार्टी तो है ही है। अब एक चीज तो तय है कि संगीत सोम जी का प्रमोशन बिल्कुल पक्का, क्योंकि जब नितेश राणे ये बयान देते हैं कि मस्जिदों के अंदर घुस घुस के मारा जाएगा तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी के ऊपर जब अभी एफआईआर होती है, अभी कोर्ट ने क्या कहा है उनके ऊपर, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। तो शहजाद भाई से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं शहजाद भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में कुछ बनना है तो खूब विवादित बयान दीजिए, खूब गालियां बकिए और जितना हो सके मुसलमानों को गालियां दीजिए, तभी आपका प्रमोशन पर इसमें मुसलमान का एंगल क्यों ले आए? रामगोपाल यादव कहां मुसलमान है? ये आप फराज किदवई भाई मुसलमानों को गालियां बकने वाली कैसे बात आ गई? ये आपने त्रुटि करी, ये गलत बोला। रामगोपाल यादव तो खुद यदुवंशी हैं, उनमें कहां मुसलमान आपको दिखाई दे गया? ओके फराज किदवई 10 सेकंड में क्लैरिफिकेशन दीजिए, देन शहजाद। आपने पूरा आपने स्टेटमेंट नहीं सुना। मैंने कहा कि पहला क्राइटेरिया भारतीय जनता पार्टी में कि आप खूब गाली बको, खूब गालियां दो, और उसके बाद में चलिए वहां तक सही है, लेकिन ये औरंगजेब पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी आपको? ओके जवाब शहजाद पुनावाला ये क्या है? अभी देखिए इतने विवादित बोल, अभी मैं बोल ही रहा था और इसी बीच में खबर आ गई। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोलिए शहजाद। अमीश जी मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि 2 वर्सेस 3 या 4 का पैनल है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं 2 वर्सेस 3 है सर, सभी को बराबर का टाइम मिल रहा है, आप भी अपनी बात को रखिए। माफी चाहता हूं। देखिए मैं सिर्फ स्टार्ट करता हूं, इन्हीं से स्टार्ट करता हूं। अभी शो के स्टार्टिंग में उदित राज के बयान को तो फिगर ऑफ स्पीच बताया गया, पर यहां पर क्योंकि एक व्यक्ति बात करते हैं तो उनको कैसे फिगर ऑफ स्पीच नहीं, ये तो एक्चुअल बोला जा रहा है। अरे एक्चुअल तो वो बोलते हैं जो राम मंदिर के भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि इसलिए गोलियां चलाई ताकि समाज एक रह सके। अभी उन्होंने बोला कि हमें गर्व है कि हमने गोलियां चलाई है, तो इसको कहते हैं एक्शन। ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। अभी आलोक शर्मा ने बताया कि कैसे फिगर ऑफ स्पीच दी जाती है। आलोक शर्मा के डिफेंस को आप मत पकड़िए। मेरा आपसे देखिए शहजाद क्या आप इस भाषा से सहमत हैं? मैं शहजाद आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इस भाषा से सहमत हैं? समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, चलिए, और उसके आगे ये रामगोपाल यादव आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आंदोलन करेंगे तो सनातनी मारेंगे। मैं तो कह रहा हूं
मैं तो कह रहा हूं कि या तो मठाधीश को माफिया कहना, या हिंदू को टेरर कहना, या किसी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, इन तीनों पर तो स्टैंड ले। मैं तो तीनों को डिसएग्री करता हूं। अब बताइए कि अखिलेश यादव जी के मठाधीश माफिया है, इस पर स्टैंड लेंगे क्या? गौशाला से बदबू आती, इस पर स्टैंड लेंगे क्या? रामचरितमानस को गाली देने वाले नेताओं पर स्टैंड लेंगे क्या? राम मंदिर बेकार है ये कहा था राम गोपाल यादव ने, स्टैंड लेंगे क्या? अब मुझे दूसरी बातों पर आने दीजिए। अमीश जी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, एक सेकंड इसमें जवाब ले लेते हैं ना फराज किदवई का। फराज किदवई का जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर। और फराज किदवई 20 सेकंड बोलिए। भाई साहब मैं फिर जवाब कैसे दूं बाकी? ओके फराज किदवई 20 सेकंड बोलिए। देखिए अमीश जी, ये वो पार्टी है जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती है, नाथूराम गोडसे को बोलती है कि वो बहुत बड़ा देशभक्त था, और गांधी जी की एक स्टैचू बना करके उसको नकली गोली मारी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमको ये बयान नहीं चाहिए। ऐसा नहीं करा। और दूसरी बात, अभी आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक सेकंड दीजिए। अरे क्यों प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा था? अमीश जी क्या बात कर रहे हैं आप? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या ये नहीं कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है बहुत बड़ा, उसको महात्मा क्या नहीं बोला गया? लेकिन अमीश जी वक्त पे आ जाइए, सुनिए मैं इनका पर्दाफाश करता हूं भी। अमीश भाई मेरा समय था, आपने मेरा समय काटकर उनको फिर से बोलने का पर्दाफाश करने दीजिए। जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा है कि मस्जिदों पर कब्जा करेंगे, कब्रिस्तान पर कब्जा करेंगे, वो बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा समय था। और नहीं पर कैसे ठीक कहा है? नहीं कैसे ठीक कहा है कि कैसे आप कैसे भड़काने का काम करेंगे? कैसे कब्जा करेंगे? जवाब दीजिए, बताइए सर। सुनिए, ये बताइए। कब्जा करेंगे, बताइए। ये अपने दोस्तों को मुसलमानों के कब्रिस्तान सील करके ये मुसलमानों ये अपने दोस्तों को देंगे वहां पर मॉल बनाने के लिए। कमाल की बात है, कब्रिस्तान पे कौन मॉल बनाएगा? आप फिर अलग बातें बोल रहे हो कि शहजादपुरा वाला ये जो लाइन खींच रहे फराज किदवई। अमीश जी आपने बोलिए फराज किदवई शहजादपुरा वाला। देखिए अमीश जी, 5-6 पॉइंट इकट्ठे होते हैं अमीश जी। मैं एक पॉइंट का जवाब देता हूं, आप मुझे रोकते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको मैं आप अपनी बात को मेरा समय भूल जाते हैं। ऐसे मत कीजिए अमीश जी, अब मुझे अपनी पूरी बात संपन्न करने दीजिए। ये बड़ा अन्याय कर रहे हैं आज आप। बिल्कुल अन्याय नहीं हो रहा, अपनी बात देखिए, जहां तक गोडसे को देशभक्त तो वो मानते हैं जो बाबूलाल चौरसिया है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेता है, जिन्होंने गोडसे के लिए मंदिर बनाया था। और गांधी जी की आत्मा की और गांधी जी के विचारों की, चाहे वो गौरक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो बाकी विषयों से जुड़ी हो, कि राम राज्य मानते थे, वो राम राज्य की कल्पना करते थे और राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम ये कांग्रेस ने किया। तो इसको छोड़ देते हैं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुझे तो हैरानी है कि मुस्लिम कॉन्ट्रैक्ट बोलने वाले, मुस्लिमों के आरक्षण की मांग करने वाले आदिवासी समाज से आने वाली प्रेसिडेंट पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। भाई आदिवासी समाज से प्रेसिडेंट है, उसका आपको दुख हो रहा है क्या? आपने तो कभी बनाया नहीं। अगर किसी ने बनाया तो अब आप कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से क्यों ये बोल रहे हैं? मतलब आदिवासी समाज का कितना बड़ा अपमान। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि देखिए संविधान की बात करने वाले लोग वो है जो कहते हैं कि हम संविधान बदलकर मुस्लिम लोगों को आरक्षण दे देंगे। डीके शिव कुमार ने कहा, ये संविधान की बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। आज की तारीख में उठा के देख लीजिए, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के सेक्रेटरी है बेनी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया कि आपने केवल मुसलमानों की तुष्टीकरण की है, वक्फ के संशोधन का विरोध करते हुए चर्च की इतनी जमीनें हड़पी गई है, उसके लिए आपने, मतलब कि प्रियंका वाड्रा ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने एक भी बार स्टैंड नहीं लिया। और आखिरी बात महंगाई के ऊपर, आलोक जी महंगाई पे आपने बात की है, गैस सिलेंडर को लेकर आपने अपनी बात को एसोसिएट किया वारिस पठान के साथ। आपके समय पर एलपीजी का कॉस्ट, मैं सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहा हूं, 300 बढ़कर आया 1240। आज वो सब्सिडाइज सिलेंडर 1240 से गिरकर 803, कल 850 हो जाएगा। आपके समय पर नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 250 रुपए से 450 हुआ, आज वो 450 से 550। मतलब आपके जमाने में 125% बढ़ा, आज की तारीख में 20% बढ़ा, और आज आप दुख मना रहे हैं। आलोक शर्मा 9%, आज की तारीख में इन्फ्लेशन है 5%। आपके तारीख में सारे राइस, चावल, शुगर, व्हीट, इन सब के दाम 100 गुना से अधिक बढ़े हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहिए कि आपने वैट क्यों नहीं काटा पेट्रोल पर। आपकी स्टेट्स में पेट्रोल का दाम देखे, तेलंगाना में आलोक शर्मा की बारी। आलोक शर्मा, महंगाई की आप बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर लेते हैं। दूध की, दही की कीमतें आपके शासित राज्य कर्नाटक में कितनी बड़ी हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ वार्निंग फॉर हिमाचल एंड देयर इज अ बिग वार्निंग फॉर कर्नाटक टू। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं। महंगाई और किसी स्टेट की इकोनॉमी का डिस्कशन। मैं गुजरात में बैठा हूं, गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, और जिस दिन मोदी जी यहां पर बने थे मुख्यमंत्री, कुल 9,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज का वो विषय नहीं है, उसका विषय होगा जब उस दिन कर लेंगे। उमेश जी, आप मुद्दे को ना भटकाएं। अब बात ये आती है, आप ही महंगाई की बात लेकर आए थे सर, महंगाई की बात आप ही लेके आए थे, तो मैंने कर्नाटक में दूध दही की कीमत बढ़ी। अमीश जी,
अरे मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन आप हिमाचल गए और सरकारों की आपने बदहाली की बात की, गुजरात का भी थोड़ा अध्ययन कर लें। आप मुद्दों को मत भटकाया कीजिए आप यहां पर बैठकर। नहीं, एक सेकंड आलोक शर्मा, हिमाचल के अंदर तनख्वाहें नहीं दे पा रही सरकार वहां की, आपको शायद पता नहीं है कितना बड़ा वो विषय बना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, और मैं मुद्दों को भटका रहा हूं। आप ही कहते हो महंगाई को मुद्दा बनाओ, आपने बोला, आपने 5 हेडलाइन गिनाई बकायदा, आपने 5 हेडलाइन गिनाई, छठी हेडलाइन मैं गिना देता हूं। कर्नाटक के होम मिनिस्टर है जी परमेश्वर, उन्होंने रेप के मामले में बोला है बड़े बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ये छठी हेडलाइन है। काइंडली नोट दैट ऑल्सो सर। मुझे एक शो करके दिखा दो दिल्ली की कानून व्यवस्था पे, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। काइंडली नोट दैट सर। बिल्कुल जब मौका मिलता है तो कर देते हैं। देश के गृह मंत्री से भी सवाल पूछ लेते हैं। छोड़ दे यार अमीश, रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, आज मुद्दे पे आ जाओ। नहीं मुंह खोलिए, आप खोल ही रहे हैं मुंह खोलने के लिए तो बुलाया आपको, यानी बोलने के लिए। अरे भाई सुनिए ना, आपने एक बार शहजाद से पूछ लिया ना, दूध दही के सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं, किसने जीएसटी लगाया था, जरा पूछ के बताइए। शहजाद पूनावाला जवाब, मैं चुप हो जाता हूं। शहजाद पूनावाला जवाब। अब आप ही आपने बोला ना, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से बढ़ी भाई कीमतें। अमीश जी मैं जवाब देने को तैयार हूं, अमीश जी मैं जवाब देने को तैयार हूं, मेरा जवाब ले लीजिए। अमीश जी मेरा जवाब ले लीजिए, मैं तैयार हूं देने के लिए। अमीश जी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरा जवाब ले लीजिए भाई, बिना हस्तक्षेप के। थैंक यू। अमीश जी पहले तो अमीश जी आलोक शर्मा ने कहा, अमीश जी रोकिए, थैंक यू। अमीश जी आलोक शर्मा ने पहले कहा गुजरात का डेट 5 लाख करोड़ है। मैं दर्शकों से कहता हूं अभी गूगल कीजिए, गुजरात का डेट टू जीडीपी रेशियो बेस्ट है और 5 लाख करोड़ नहीं है डेट गुजरात का, परंतु उन्होंने झूठ बोला। दूसरी बात इन्होंने कहा कि दूध दही पे जीएसटी, अरे मान्यवर जब आप छोड़कर गए तब जीएसटी की व्यवस्था नहीं थी, तब आप लोग वैट लगाते थे और सेल्स टैक्स लगाते थे, आज जीएसटी कम हुआ है। प्लीज अमीश जी एक एक करके, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मैंने अपने समय का इंतजार किया। अमीश जी कृपया करके, आप अकेले एक आदमी को बुलवाते रहिए। नहीं आप भी बोल रहे थे, कृपया करके रोकिए। अमीश जी कृपया करके रोकिए ताकि मैं आंकड़े के साथ गिना सकूं। अमीश जी कृपया करके रोकिए ताकि मैं आंकड़ों के साथ, अमीश जी प्लीज रोकिए, एक एक करके ले लीजिए बयान, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। अच्छा एक एक करके शहजाद आप अपनी बात को 15 सेकंड में कंप्लीट करिए, फिर 40 सेकंड आलोक शर्मा से बोलिए। अमीश जी कर्नाटका में पेट्रोल डीजल का दाम 2 रुपये प्रति लीटर, लास्ट ईयर 3 रुपये प्रति लीटर, मिल्क का दाम 6 रुपया प्रति लीटर, इलेक्ट्रिसिटी का दाम 2.5 रुपया प्रति यूनिट, स्टैम्प ड्यूटी 500%, वाटर चार्जेस 30%, बस फेयर 15%, गार्बेज टैक्स लग गया, हॉस्पिटल चार्जेस 5% बढ़ गए। ये कह रहे कर्नाटका में महंगाई नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि दूध, अब मैं आपको एक एक दाम बता रहा हूं। आटा का दाम इनके 10 सालों में 110% बढ़ा, आज 50% से ठीक है। 15 सेकंड राइस का दाम 190%। 15 सेकंड ओके आलोक शर्मा योर टर्न। आलोक शर्मा ऑन स्क्रीन। आलोक जी मैंने एक आंकड़ा दिया कि गुजरात की सरकार के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आप इसको चेक कर लेना और सारे दर्शक भी चेक करें कि कौन झूठ बोल रहा था। अब बात आती है, इन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण की बात। मुस्लिम आरक्षण तो मुस्लिम में, यहाँ गुजरात में मोदी जी ने मुसलमानों को ओबीसी की लिस्ट में जोड़ा था, तो मोदी जी की स्टेटमेंट है। 3 काले कृषि कानून आए तब भी बहुत फायदे गिनाए थे इन्होंने। नोटबंदी हुआ तब भी पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा था बस अब तो कांग्रेस ही मर जाएंगे, बस अब तो सारा काला धन बाहर आ जाएगा। क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। अभी कह रहे थे साहब वो क्रिश्चियंस जो हैं वो कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। इन्हीं के आरएसएस के तमाम लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने में मदद की। अब पहले डिसाइड कर लो भाई, हम उनके अगेंस्ट है या उनके साथ है। दिक्कत यह है कि संगीत सोम का विषय इसने हल्के में टाल दिया कि वो तो वैसे ही कह दिया उन्होंने, दौड़ा कर मारेंगे। अगर एक चुना हुआ नुमाइंदा इस तरह की बात करता है या पूर्व मंत्री बात करता है तो मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है। और वास्तव में देश जो है उसका गला घुट रहा है महंगाई से, देश का गला युवाओं का बेरोजगारी से घुट रहा है। ओके, देश का गला घुट रहा है। ओके, आप कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो भगा के मारने की बात बोली है ये गलत बात बोली है, यही कहने हैं ना आप आलोक शर्मा? संगीत सोम ने ये गलत बोला है। योर स्टेटमेंट इज दिस। देखिए मैं समझता हूं ये अच्छा कोई कह सकता हो तो बता देना। कोई नहीं कह सकता इसको, तो अच्छा कोई नहीं कह सकता ना, पीठ में डंडे वाली बात को कह सकता है ना इसको कह सकता है। ओके, शहजाद पूनावाला
देखिए 10 सेकंड देखिए दौड़ा दौड़ा के मारने वाली बात को मैं भी खंडन सुनिए ना भाई साहब, हर बार में मेरी बीच में बोलते हैं। अब अमीश जी एक टेस्ट कर लीजिए। चलिए मैं अमीश जी आपकी बात जो है मैं उसको 100% फेस वैल्यू पे लेता हूं और मैं बोलता हूं संगीत सोम ने गलत बोला। अब बताइए कि राहुल गांधी ने बोला था मोदी को डंडों से मारेंगे, इनके बड़े नेता ने बोला था कब्र खोदेंगे मोदी की, खंडन कर सकते हैं? दूसरी बात केसीबीसी और सीबीसी ने बोला है कि आप क्रिश्चियंस की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए दो विषय आए। कब्र खोदने की बात पूरी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं गलत था। उस व्यक्ति को हमने एआईसीसी मेंबरशिप से हटाया और पार्टी से बाहर किया। दूसरी चीज, डंडे पड़ेंगे भी मुहावरा है। कौन नाम? ठीक है, वो मुहावरा है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पर एक बड़ी खबर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। 4 अप्रैल का वो दिन था जब हमने शुद्ध भारतीय कल्चर वाले सिनेमा के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को खो दिया। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी को फिल्मी दुनिया ने मनोज कुमार के नाम से जाना और पहचाना, लेकिन फिल्मों के जरिए जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के हस्ताक्षर किए, उससे उन्हें नया नाम भरत कुमार मिल गया। भारत कुमार। मनोज कुमार का निधन भारतीय सिनेमा से एक ऐसे फिल्मकार का जाना है जिसने उस दौर में भारतीय होने पर गर्व कराया जब भारत गरीबी, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता वाले दौर से गुजर रहा था। यानी कहे तो उर्दू वुड और लेफ्टिस्ट का भरपूर कब्जा होता था। तब मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम के जरिए भारत की महान विरासत का दर्शन दुनिया को कराया। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। यही मेरा भारत है, यही हमारी विरासत है, यही भारत की हैसियत है और यही भारत की हिम्मत भी है। और यही हिम्मत मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई। फिल्मों में मनोज कुमार की यूएसपी देशभक्ति, नैतिकता और भारतीय जीवन के मूल्य रहे। फिल्म शहीद में भगत सिंह बने, पूरब और पश्चिम में भारतीय संस्कृति और आधुनिकता के संघर्ष को दिखाया। उपकार में किसान और सैनिक के दोहरे रोल से देश की आत्मा को छुआ और क्रांति में आजादी के लिए लड़ते हुए उस नायक को जिया जो सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि वैचारिक भी था। और फिर आई रोटी कपड़ा और मकान, एक ऐसी फिल्म जिसने भारत की सामाजिक आर्थिक तकलीफों को पर्दे पे उतारा। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी, एक सामाजिक दस्तावेज थी। व्यूअर्स, मनोज कुमार के एक एक अल्फाज में सिर्फ और सिर्फ भारत यानी भारत की मिट्टी की बात थी। कमर्शियल सिनेमा की अंधी दौड़ में मनोज कुमार ने एक के बाद एक ऐसी फिल्में बनाई जो सुपरहिट रही, जिसमें ना सिर्फ भारत की बात थी बल्कि सोशल मैसेजेस भी थे। खास बात यह है कि मनोज कुमार का जो मुखर अंदाज सिनेमा के पर्दे पर दिखता था, उसी मुखरता के साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को भी जिया। वो दौर 1975 का था जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उस दौर में मनोज कुमार ने उस फैसले की खुलकर आलोचना की। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जिसने भी उस दौर में इंदिरा गांधी के फैसलों की आलोचना की, उसे अंजाम भुगतने पड़े, बड़े अंजाम भुगतने पड़े। मनोज कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। व्यूअर्स, उनकी फिल्म शोर की रिलीज से पहले ही दूरदर्शन पर टेलीकास्ट कर दिया गया था। इसके बाद इस फिल्म को बैन कर दिया गया, लेकिन मनोज कुमार झुके नहीं। उन्होंने सत्ता की हनक के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्होंने इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इंदिरा गांधी की सरकार को हराकर ही दम दिया। वो सिनेमा का शायद सबसे रियलिस्टिक दौर में से एक हम कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में भी मनोज कुमार जैसे लोग थे जहां शब्दों के मायने थे, जहां उनका वजन सिक्कों के वजन से बहुत बहुत ज्यादा था। इसलिए आज ना कोई भरत कपूर है, ना कोई भारत खान है और ना ही कोई भारत जौहर है। और शायद इसलिए उनकी विदाई के वक्त भी वहां ना कोई खान दिखा, ना कपूर, ना सिंह और ना कोई जौहर। लेकिन इससे मनोज कुमार की लकीर छोटी नहीं होती है, क्योंकि मनोज कुमार भारतीय सिनेमा का वो मेगा स्टार था जिन्होंने एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, प्रोडक्शन सब किया। लेकिन
मनोज कुमार ने अपने किरदार को जिया। मनोज कुमार की एक एक फिल्म जोरदार थी, एक एक फिल्म जोरदार थी, चाहे वो रोमांटिक गाने हो, चाहे वो फिल्मों की बात हो। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।